नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं 6 बजे की 6 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार में शुक्रवार को सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में रहा। म्यांमार और थाईलैंड में 1.5 दर्जन के करीब लोगों की जान जाने की खबरें मिली। हालांकि ये संख्या बढ़ सकती है। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिलें वाली इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 लोग लापता हो गए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। इन 5 देशों के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबरा कर घरों और दफ्तरों से बाहर निकले। तबाही के चलते थाई प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी भूकंप का केंद्र म्यांमार का सेंगिंग था। भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले में इरावाडी नदी पर कथित तौर पर लोकप्रिय एवा के ढह जाने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी है। तो भूकंप से विनाशकारी झटके, इमारत ढहने से धूल के बादल बने। भूकंप की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप। इसी तौर पर अधिक जानकारी के साथ भूवैज्ञानिक अनिल जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, ये तस्वीरें सच में भयावह हैं जिस तरीके से सामने आ रही हैं। हेलो जी अनिल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात को रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिमालय लगातार किसी न किसी संकटों में है और ये महामारी की घटना है। और 7.7 रेक्टर स्केल का अगर ये जो भूकंप आया है, इसे बड़े घातक भूकंपों में देखा जा सकता है। क्योंकि हमको अगर पिछले भूकंपों में चले जाएं तो नेपाल का 7.8 और ऐसे 7 अफगानिस्तान के आसपास हुआ था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हम सबको याद है 7.68 का था। लेकिन इस तरह के भूकंप हिमालय के उस क्षेत्रों में एक गंभीर असर भी डालते हैं। और ये घटनाएं तो स्पष्ट तब और होंगी जब कल तक पूरी खबरें हमारे बीच में आ जाएंगी। लेकिन ये मान के चलिए कि पूरा हिमालय कहीं ना कहीं वल्नरेबल है। हमें इसे समझना चाहिए। और हमारी जितना सबसे बड़ी चुनौती हमारे कंस्ट्रक्शन पे है, हमारे निर्माण कार्यों को अब नए तरीके से सोचना होगा। क्योंकि हिमालय की किसी भी कोने में कभी भी कहीं से भी भूकंप की आहट हो सकती है। और पिछले लगातार कुछ समय से 1 दशक में देख रहे हैं कि इस तरह के भूकंप कभी जम्मू कश्मीर में, कभी अफगानिस्तान में और कभी अभी जो ये आया है म्यांमार में, ये घटनाक्रम है जिसे हमें बड़ा गंभीरता से समझना चाहिए।
और पूरे निर्माण कार्यों को एक नई दृष्टि से देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे घातक अगर कोई चीज भूकंप में होती है वो निर्माण कार्यों के कारण ही जान माल का बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उनकी पत्नी आफसा अंसारी के नाम से खरीदी गई 50 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की को सही ठहराया। यह संपत्ति 2009 में मोहम्मदाबाद के जाफरापुर वार्ड में खरीदी गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की गई थी, जिसके दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी ने इस संपत्ति को कुर्क कर लिया था। एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट के जज शक्ति सिंह ने कुर्की केस को मान्य कर दिया है। अब तक मुख्तार अंसारी की करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति राजपक्ष ने जब्त की जा चुकी है। अंसारी ने सन 2009 अपनी पत्नी आफसा अंसारी के नाम से जफरपुरा वार्ड के मोहम्मदाबाद में एक संपत्ति क्रय किया था, जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जो मुख्तार अंसारी के ऊपर जो गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे को आधार बना के पूरी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया था। उस कुर्की के आदेश को आज एमपी एमएलए जज श्रीमान शक्ति सिंह साहब ने पुष्ट कर दिया है और संपूर्ण जो संपत्ति थी इसका बाजारू कीमत लगभग 50 लाख था। इस प्रकार अब तक श्रीमान शक्ति सिंह साहब ने, जो एमपी एमएलए जज हैं, उन्होंने मुख्तार अंसारी की लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुष्ट करते हुए इसे राज्य के पक्ष में आदेश कर चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ इकरार खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकरार, अगर बात की जाए तो लगभग 10 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त हो चुकी है मुख्तार अंसारी की। जी, दरअसल मुख्तार अंसारी की पत्नी फातिमा अंसारी है, जिसका एमपी में जिलाधिकारी के माध्यम से इनकी पूरी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश था, लेकिन उसी को चुनौती मुख्तार अंसारी के वकील ने दिया, तो एमपी एमएलए कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया। उसके बाद आदेश, जो जिलाधिकारी का आदेश था, उसी आदेश को अग्रिम तक कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। खबर आगरा से, जहां नोटिस तामील करने पहुंचे पुलिसकर्मियों ने पुलिस मैनुअल को ताक पर रख दबंगई दिखाई है। पुलिस या मनमानी का यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में दरोगा दुकानदार को थप्पड़ पर थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। बताया गया है कि दरोगा सिपाही के साथ आमनत में तैनात में एक मामले में नोटिस तामील कराने पहुंचा था। इस दौरान किसी बात पर दरोगा भड़क गया और दुकानदार पर थप्पड़ों की झड़ी लगा दी। वीडियो में दिख रहे दरोगा की तैनाती लोहा मंडी थाने में बताई गई है। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने पेट्रोलिंग के दौरान नेपाल से भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे एक विदेशी नागरिक को पकड़ लिया है। सुरक्षा बलों ने जब विदेशी नागरिक के दस्तावेजों की जांच की
तो उसके पास से भारत में प्रवेश करने के लिए कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 14 विदेशी अधिनियम के तहत जेल भेज दिया। नौतनवा क्षेत्राधिकारी जयप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी नीदरलैंड के पाउल क्लेंट है। नेपाल से साइकिल द्वारा अवैध रूप से प्रवेश कर रहा था। उसे बिना वीजा के पकड़ा गया और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस व एसएसबी द्वारा ग्राम सुंडी थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज में संयुक्त गश्त की जा रही थी। इसी दौरान एक विदेशी नागरिक साइकिल से भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा था, जिससे उसके पासपोर्ट व वीज़ा के संबंध में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि वो नीदरलैंड का नागरिक है, जिसके पास भारतीय वीज़ा नहीं है। इसी आधार पर उक्त विदेशी नागरिक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगी सरकार की लाख हिदायतों के बाद स्वास्थ्य कर्मियों का मरीजों के प्रति व्यवहार सुधर नहीं रहा है। ताज़ा मामला हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां स्टाफ द्वारा प्रसूता अभद्रता की गई है। सचिन नाम के शिकायतकर्ता ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। बताया गया कि स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्टाफ ने पत्नी से अभद्रता की। वार के बाद पत्नी को निजी अस्पताल लेकर गए हैं। निजी अस्पताल में संसाधन न होने से बच्चे की मौत हो गई। और इसी का हमारे साथ अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंबुज, अगर बात की जाए तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है कर्मचारियों पर? जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा कि लगभग 24 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। अभी भी किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारी सिमर रोहतास कुमार के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। जैसा कि पीड़ित शिकायती पत्र देते हुए सीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई के लिए भी पत्र लिखा हुआ, उसके माध्यम से उसने पूरी बात बताई हुई थी कि जब वो अपनी पत्नी के प्रसव के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाता है तो वहाँ पर जो मौजूद स्टाफ नर्स और अन्य जो स्टाफ के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के होते हैं उनके द्वारा अभद्रता की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मामले की लिखित शिकायती पत्र देने के बावजूद भी अभी हरदोई है मुख्य विकास अधिकारी रोहतास कुमार के द्वारा किसी भी की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और लापता खामियाजा पीड़ित को भरना पड़ा, क्योंकि उसका जो पत्नी थी प्रसव के लिए जो गई थी तो उसने निजी हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाया था, जहां पर संसाधन पूर्ण न होने के कारण उस बच्चे की मौत भी हो गई। लेकिन स्वास्थ्य महकमा जो है लगातार सुर्खियों में हरदोई का बना रहता है। सीएमओ जो हरदोई के हैं उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर किस प्रकार की जो लापरवाह कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं आती है और मामले को पर्दा डालते हुए हरदोई सीएमओ नजर आते हैं, किसी भी कोई भी मामला हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पीलीभीत टाइगर की माला रेंज क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। चुड़ैला बंजरिया गांव की माइनर नहर में सुबह लगभग 9 बजे ग्रामीणों को तेंदुए का शव उतराता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सामाजिक वानिकी के डीएफओ भारत कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम को भेजा गया। प्राथमिक जाँच में सामने आया है कि तेंदुआ पानी के बहाव के साथ नहर में आया है। वन विभाग मामले की गहन जाँच कर रहा है। यह क्षेत्र आबादी वाले इलाके में स्थित है। यहाँ सुबह के समय ग्रामीण अपने खेतों की ओर जा रहे थे।
नहर में उतराता मिला तेंदुए का शव। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शुभम, अगर बात की जाए तो क्या अब तक तेंदुए का शव कहां से आया, उसकी मृत्यु कैसे हुई, पता चल पाया है? अरे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसा लगाया जा रहा है कि इस जंगल से निकल के आया होगा। सुबह जब ग्रामीण अपने खेतों पर जा रहे थे तब इसका शव नहर में उतराता हुआ देखा गया था। उसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी। वन विभाग के द्वारा मौके पर टीम पहुंची गई। टीम के द्वारा तेंदुए को नहर से निकाला गया। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें कोई कार्रवाई की बात कही जा सकती है। अब देखा जाएगा कि किसी चीज का शिकार हुआ है या वह बीमार था। इसके बारे में जानकारी अभी वन विभाग जुटाने में लगा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्र खरहरा टोल देवखरवा जुगैल में अब मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका है। बता दें कि देश की आज़ादी के 78 वर्ष बाद बीएसएनएल ने मोबाइल टावर लगवाया है। वहीं नेटवर्क को लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि सभी कंपनियों का नेटवर्क प्रभावित रहता था, जिससे मोबाइल धारकों को परेशानी होती थी। बहरहाल टावर लगने से 5 किलोमीटर परिधि के लोग लाभान्वित होंगे और नेटवर्क के जरिए पुलिस जाँच भी सुविधाजनक होगी। और अब बात करेंगे पनघट की कठिन डगर। एमपी के डिंडोरी में बेगा जनजाति के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। लिम्हा के ग्रामीण जंगल झाड़ियों के बीच पथरीला रास्ता तय करके प्यास बुझाने को मंजूर हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। डिंडोरी में पनघट की कठिन डगर, दूषित पानी पीने को मजबूर बैगा जनजाति के लोग। एक एक बूंद पानी को तरस रहे लिम्हा के ग्रामीण। जंगल झाड़ियों के बीच पथरीला रास्ता, दुश्वारियों भरा ग्रामीणों का जीवन। पनघट की कठिन डगर वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जहां पर जंगल झाड़ियों के बीच पथरीले रास्ते से चलकर बैगा जनजाति के लोग प्यास बुझाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि डिंडोरी जिले के लिम्हा गांव में लोग आजादी के 70 साल बाद
एक एक बूंद पानी को मोहताज हैं और झाड़ियों के बीच झीरिया का गंदा पानी पी रहे हैं। डिंडोरी जिले से लगभग 85 किलोमीटर दूर इस गांव में लोगों ने अपनी समस्या को विस्तार से बताया। सरकार भले जमीनी स्तर के लिए तमाम योजना संचालित कर रही है, लेकिन योजनाओं से कोसों दूर डिंडोरी जिले के बैगा जनजाति के लोगों का जीवन दुश्वारियों से भरा है। आज भी सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो अभी तक इन गांवों तक पीने का शुद्ध पेयजल नहीं पहुंची। पानी की समस्या बहुत होता है साहब। 1 किलोमीटर हम घाट में उतर के जाते हैं, जंगल पड़ता है और कभी की गिर पड़ भी जाता है और बारिश में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत पड़ता है। तो जंगल से आप कहाँ से पानी लेके आते हैं? जंगल से उतरता है, बाड़ा में थोड़ा सा पड़ता है वहाँ पानी कि हमारे यहाँ पानी की ज़्यादा समस्या है साहब, और रोड की भी समस्या है। पानी का क्या समस्या है? पानी की यहाँ कोई झिरिया कुआं तो कुछ नहीं है। आप लोग कहाँ से पानी पी रहे हैं अभी? नाले में पी रहे हैं पानी। नाला में क्या बना हुआ है आपका? आपका अपने हाथ से झिरिया बनाए हैं साहब, में तो कुछ नहीं है। आपके गांव से कितने दूरी पे है झिरिया? झिरिया 1 किलोमीटर। कहाँ पे है? नाला में। नाला कहाँ पे? जंगल के अंदर या बाहर? जंगल के अंदर। तो क्या आप लोगों को जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? डर लगता है साहब, मुलाकात हो जाता है, कभी रात बिकाल समय में मुलाकात हो जाता है, बड़ा परेशानी हो जाता है हमको। अब 2 किलोमीटर पड़ता है साहब। कब से ये पानी पी रहे हैं आप? अब बहुत दिन हो गए साहब, हमारे तो अब दाई बाबू पीते पीते हम भी अब पी खा रहे हैं। हम तो जैसे कि सरकार नल जल योजना चालू किया है, नल जल योजना से बहुत से गांवों में पानी मिलता है, क्या आपके गांव में पानी नहीं मिल रहा है? नहीं साहब, अब नहीं तो बनाए आए। कभी काम चालू हुआ था आपके गांव में नल जल योजना पानी देने के लिए? है जैसे फिर दे नहीं। कितने सालों से हुआ था? अब 2 साल हो ही जैसे। सवाल इस बात का है कि क्या सरकार के पास इन भोले भाले लोगों के लिए कोई योजना नहीं है, और यदि है तो सरकार की कोई योजना इस गांव में नजर क्यों नहीं आ रही है? जैसे कि लोगों ने अपनी समस्या को गिनते हुए बताया कि गांव में कई हैंडपंप हैं, पर पूरे हैंडपंप खराब पड़े हैं और नल जल योजना के तहत 2 वर्ष पूर्व पानी की टंकी, पाइपलाइन, नल की टोटी तो लगा दिया गया है, लेकिन इन पिछले 2 सालों में इस पाइप से ना तो कभी पानी आया और ना ही इसे कोई देखने वाला आया। घाट चढ़ के जा थनरा थनका कर दे, समस्या है नहीं। आपको एक बर्तन में यदि पानी लेके जाना है तो कितने समय लग जाता है? भाई 2 घंटा लग ही जाता है। कदरिया था। जैसे सरकार और भी योजना संचालित कर रखी है, जैसे आवास योजना, उसमें भी पानी की जरूरत पड़ती होगी। आप लोग आवास बनाते होंगे तो पानी कहाँ से लेके जाते हैं? का करते हैं आवास आई से तब बोले। अपन पानी की समस्या है। तो अभी आप लोग पानी कहाँ से पी रहे हैं? नाला से। आपके गांव से नाला कितनी दूरी पे है? अब 1 किलोमीटर पर है। तो नाला क्या जंगल के अंदर है, जंगल के बाहर है? जंगल के भीतर है। तो आप लोगों को आने जाने में पानी लेके जाते हैं तो कोई समस्या होती है? हो जाते समस्या। क्या समस्या आता है? समस्या जानवर मिलते है, कई कछु मिल जाता है। यहाँ कितने दिनों से ये पानी पी रहे हैं आप? 12 दिन के पानी पीवता नहीं है, तकलीफ होता है था, जिंदगी कट गए। इतना ही नहीं, इस गांव तक पहुंचने के लिए जंगल झाड़ियों के बीच पथरीले रास्ते से गुजर कर जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पक्की सड़क भी नहीं है और यहाँ के लोगों को राशन के लिए लगभग 5 किलोमीटर दूर बहारपुर गांव जाना पड़ता है, जो जंगल से गुजर कर रास्ता निकलता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।